हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम क्लाइमेटोलॉजी में 60 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल शेयर किए जाते हैं, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो बना हुआ है, एनसीईआरटी हिस्ट्री का एमसीक्यू भी बना हुआ है, जिसमें एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया। गणना चक्र के भी कुछ वीडियोस हैं, तो आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है वेट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर डिटरमाइंस एब्सोल्यूट humidity. Warm air can hold less moisture as compared to cold air. Increase in temperature of atmosphere increases the relative humidity. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक्चुअली पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि वॉट वेट ऑफ वाटर पेपर जो होता है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर डिटरमाइन करता है उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को। मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। लेकिन हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि ये रॉन्ग क्यों। तो वार्म एयर कैन होल्ड लेस, नहीं कहा जाता है ना कि अगर एयर वार्म रहेगा तो उसका मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि जो कोल्ड एयर होता है उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है वो रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को घटा देता है इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। बी भी हमारा रॉन्ग है। ए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर कि वेट ऑफ द वाटर वेपर जो होता है गिवन वॉल्यूम में जितना होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। और इसको यूजुअली कैसे एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर ही किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को। जबकि वार्म एयर का जो होल्ड करने की कैपेसिटी है मॉइस्चर वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कोल्ड एयर। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है। 62nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर इज 100%. वाटर वेपर स्टार्ट्स चेंजिंग into water and causes precipitation at the dew point. Saturated air has potential to absorb large amount of moisture. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है सैचुरेटेड एयर का वो 100% होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेटेड एयर का कितना होता है? 100%। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखिए तो वाटर वेपर जो होता है स्टार्ट करता है चेंज इनटू वाटर। वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है और कॉज करता है प्रेसिपिटेशन को। कहाँ पर? ड्यू पॉइंट पर। ड्यू पॉइंट पर जैसे ही पहुँचता है तो वाटर वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर वेपर। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ड्यू पॉइंट पर कंडेंसेशन स्टार्ट, धीरे धीरे वो वाटर में कन्वर्ट होने लगता है और फिर वो प्रेसिपिटेशन को कॉज करता है। ठीक है, सैचुरेटेड एयर हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ एयर। जब वो सैचुरेट हो चुका है तो उसके अंदर पोटेंशियल तो कम हो गई है ना, अब उसका पोटेंशियल खत्म हो गया है, अब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। सैचुरेशन का पॉइंट कब आता है? जब हम पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं, सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड रहता है तो उसके अंदर कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड जो है स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एयर रिलेटिव टू इट्स कंटेंट एट सैचुरेशन। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअली क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है कि वाटर वेपर कंटेंट करने की और उसको सैचुरेशन पॉइंट पर जाने की, मतलब रिगार्डिंग उसके सैचुरेशन पॉइंट से कितना है। मतलब अगर सैचुरेशन पॉइंट उसका मतलब 75% पे ही है तो उसके रिगार्डिंग उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। ठीक है,
Saturated air, for example, has relative humidity of 100%. When the relative humidity is 100%, the air becomes saturated. तो एयर जब कब होता है सेचुरेटेड? जब उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हो जाता है 100%, मतलब वो और ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और यहीं से वाटर वेपर जो होता है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है किसमें? वाटर में, और फिर कॉज करता है प्रेसिपिटेशन को एट द ड्यू पॉइंट। सेचुरेटेड एयर हैज़ पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि वो एक उसका सेचुरेशन उसका एक पीक पॉइंट तक पहुंच चुका है। 63rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू द प्रेसिपिटेशन रिक्वायर्स कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। Condensation can occur around particles of dust, smoke or salt. Increase in the volume of relative humidity increases the chance of condensation and precipitation. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे कंडेंसेशन कहाँ पे करते हैं? जब वाटर वेपर सेचुरेशन पे पहुँच जाता है और जहाँ पे कूलिंग होता है, क्योंकि अगर कूलिंग नहीं होगा, वार्मिंग होगा, तो और ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करेगा ये। तो कूलिंग, जैसे ही कूलिंग जब एटमॉस्फेयर का होता है तो वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है वाटर वेपर का। और आपको पता है कि क्या होता है एटमॉस्फेयर में, जब कन्वेक्शन ऑफ द करेंट होता है, कन्वेक्शन ऑफ द वाटर वेपर, तो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है, और टेम्परेचर कम होने के साथ ही उसका सेचुरेशन पॉइंट भी है धीरे धीरे पहुँचने लगता है। और सेचुरेशन पॉइंट जैसे ही पहुँचता है तो वाटर वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कंडेंसेशन कैन अकर अराउंड पार्टिकल ऑफ डस्ट, स्मोक एंड, ये एरोसल्स की तरह काम करते हैं। कंडेंसेशन अकर होने के लिए एरोसल पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके अराउंड जो वाटर वेपर है वो क्या होता है? धीरे धीरे जमा होता है और वो कंडेंस होकर बड़ा सा पार्टिकल, क्लाउड का पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है। और वही फॉर्मेशन करता है तो जब वो अर्थ की ग्रेविटी में आकर जब वो नीचे आता है तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आता है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहते हैं? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द चांस ऑफ द कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो वैल्यू होता है इंक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज कर देते हैं किसके चांस को? कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन को। तो बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू द वाटर, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। और ये कहाँ पर होता है? ये कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर में होता है। और इसमें होता क्या है कि हीट जो है रिलीज होता है, लॉस ऑफ हीट होता है कंडेंसेशन के पीरियड में। When moist air is cooled, it may reach to a level when its capacity to hold the vapor ceases. और जैसे ही इसकी कैपेसिटी जो सीज होने लगती है मॉइस्चर होल्ड करने की, तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सेस जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फ्री एयर में क्या होता है? कंडेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो कंडेंसेशन कहाँ पे होता है? एक स्मॉल पार्टिकल्स, उसके लिए कुछ चाहिए जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के वो जमा होने लगते हैं। और जब वो हैवी हो जाता है तो अंडर द ग्रेविटी वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन इसको कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक और सॉल्ट फ्रॉम द ओशन आर पर्टिकुलर गुड न्यूक्लियाई बिकॉज दे अब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। एंड इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू 100% इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन, और इंक्रीज करता है किस चीज़ को? प्रेसिपिटेशन को। 64th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 64th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन ए रीजन। तो फ्रॉस्ट के लिए क्या सुटेबल कंडीशन होना चाहिए ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर स्काइज एंड काम एयर, लॉन्ग विंटर नाइट्स। तो फ्रॉस्ट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? फ्रॉस्ट के लिए एक्चुअली ये तीनों ही कंडीशन होना चाहिए कि टेम्परेचर जो होना चाहिए बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जबकि कंडेंसेशन के लिए जब वाटर वेपर जो वाटर में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे कंडीशन, वहाँ पे जो टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्रॉस्ट के लिए बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए और काम एयर होना चाहिए। क्लियर स्काई होना चाहिए क्यों? क्योंकि अगर क्लाउडी स्काई हो जाएगा तो नीचे से क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन जो होगा अर्थ से वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो जो अर्थ का जो सरफेस है वो कूल डाउन नहीं होगा। लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है और आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी। स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट है यहाँ पे। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर सुटेबल कंडीशन।
ठीक है, किसके लिए? फ्रॉस्ट के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि फ्रॉस्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? कोल्ड सरफेस पे होता है। और कोल्ड सरफेस तो हमें तभी मिलेगा जब वो लॉन्ग विंटर नाइट होगा, क्लियर स्काई होगा। ठीक है, द ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ड्यू पॉइंट कहाँ पे होता है? बिलो और द फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो कंडेंसेशन होता है क्लाउड का वो भी ड्यू पॉइंट पे होता है, लेकिन इसमें फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए। ठीक है, द आइडियल कंडीशन फॉर फ्रॉस्ट फॉर्मेशन इज क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड एंड लॉन्ग विंटर नाइट। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? फॉग एंड मिस्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम एयर मासेस दैट आर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। मिस्ट अकर फ्रिक्वेंटली ओवर द माउंटेन रीजन, फॉग हैज मोर मॉइस्चर देन मिस्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है कि फॉग और मिस्ट के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, तो ये दोनों ही एयर मासेस होते हैं, एयर मासेस से बने होते हैं, जो कि अर्थ के। आपको पता है विंटर का सीजन चल रहा है अभी और हम काफ़ी फॉग को भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें मोस्टली विंटर के टाइम में दिख रहा है कि लॉन्ग विंटर नाइट इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला बिल्कुल सही है। मिस्ट मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है? मिस्ट जो है हमें मोस्टली माउंटेन रीजन में देखने को मिलता है। मिस्ट कहाँ देखने को मिलता है? माउंटेन रीजन में। फॉग हैज़ मोर मॉइस्चर देन मिस्ट, नहीं, मिस्ट हैज़ मोर मॉइस्चर देन फॉग। फॉग में कम मॉइस्चर होता है, और यही फॉग जब स्मोक से मिलता है तो फॉर्मेशन करता है स्मॉग का। फॉग प्लस स्मोक इक्वल्स टू स्मॉग। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि मिस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर होता है कंपैरिजन टू द फॉग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। द टेम्परेचर ऑफ एयर मास कंटेनिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, टेम्परेचर होता है एयर मास, जब एयर मास का जो टेम्परेचर होता है जो कंटेन करता है लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर, अचानक से उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लगता है तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और कंडेंसेशन के लिए आपको क्या चाहिए? पार्टिकल्स चाहिए, डस्ट पार्टिकल्स हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल चाहिए, और वो डस्ट पार्टिकल पे वो क्या होने लगते हैं? फॉर्मेशन करने लगते हैं फॉग का, कंडेंसेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और फॉग और जो मॉइस्ट होते हैं वो एक टाइप का क्लाउड होते हैं, क्लाउड मोस्टली आपको पता है कंडेंसेशन का अपर एटमॉस्फेयर में बनता है, जबकि फॉग जो है नियर द सरफेस होता है, वेरी क्लोज टू द सरफेस होता है। ये भी एक टाइप का क्लाउड ही होता है, लोअर सरफेस मतलब अराउंड द सरफेस क्लाउड टाइप का एक बोल सकते हैं। मिस्ट जो है मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है? मिस्ट हमें देखने को मिलता है माउंटेन वाले रीजन में, एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप्स मीट अ कोल्ड सरफेस। मतलब अगर यहाँ से वार्म एयर जो है वो राइज कर रहा है और ये कोल्ड सरफेस जो है, क्योंकि ये जो स्लोपी एरिया है वो जल्दी कोल्ड हो जाएगा, तो इससे जब वो मिलता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? मिस्ट का। ठीक है, और मिस्ट के पास ज़्यादा मॉइस्चर होता है फॉग के कंपैरिजन में। 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। ड्यू, फ्रॉस्ट, एडवेक्शन, फॉग। डिपोजिशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ओवर कूलर सरफेस। तो ये क्या होता है? ड्यू एक्चुअली क्या होता है? डिपोजिशन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, कहाँ पे? कूलर सरफेस पे। बिल्कुल सही बात है। फ्रॉस्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आइस। फ्रॉस्ट में छोटे छोटे आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और एडवेक्शन फॉग का क्या होता है? मीटिंग ऑफ मॉइस्ट एयर मास एंड कूलर सरफेस। तो एडवेक्शन फॉग का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? जब मॉइस्ट एयर जो होता है कूलर सरफेस के नज़दीक जाता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है एडवेक्शन फॉग का। और एडवेक्शन फॉग जो है मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है? मोस्टली हमें कोस्टल वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। Dew, when the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surface of solid object such as grass blades and plant leaves is known as dew. ठंड के दिनों में आपको ग्रास पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं, उनको ही हम बोलते हैं ड्यू। ठीक है, तो क्या होता है? जब मॉइस्चर जो होता है वो डिपोजिट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में कूलर सरफेस पे। ठीक
ठीक है, जैसे कि ग्रास हो गया, प्लांट्स लीव हो गया, ये मोस्टली हमें ठंड के टाइम पे देखने को मिलता है। तो आपको समझ आ रहा होगा, ड्यू कहते हैं। फ्रॉस्ट में क्या होता है, आइसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, स्मॉल स्मॉल आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे कंडेंसेशन जो होता है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बिलो फ्रीजिंग पॉइंट्स पे होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्सेस मॉइस्चर जो होते हैं डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, जबकि ड्यू में हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉपलेट। एडवेक्शन फॉग, ये कंडेंसेशन होता है वार्म एयर का जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है किस पे, कोल्ड सरफेस पे। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का जब ओशन ब्रीज जो होता है, जब ठंड के टाइम पे जब ओशन ब्रीज जब लैंड के ऊपर पास करता है और जब लैंड जो हो बहुत ठंडा हो तो फॉर्मेशन होता है किसका, एडवेक्शन फॉग का। दीज फॉग्स आर थिक, इट इज फॉर्म इन द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर इन द एसन। और ये हमें वार्म और कोल्ड वाटर का जो क्या होता है करेंट, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे जैसे आपका हो गया कुरोशियो और ओयासियो करेंट। ओयासियो करेंट कहाँ पे देखने मिलता है, पैसिफिक ओशन नियर द जापान। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है एडवेक्शन फॉग का। 67वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन क्लाउडी नाइट। तो ड्यू ड्रॉप्स का फॉर्मेशन क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं होता है, ये हमें बताना है। अभी मैंने जस्ट बताया कि क्लाउडी नाइट्स नहीं होना चाहिए ड्यू ड्रॉप्स के लिए और फ्रॉस्ट के लिए। और इसमें के पहले टेम्परेचर इन्वर्जन के में भी मैंने बताया था कि टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए भी कोल्ड लॉन्ग नाइट होना चाहिए, विंटर का लॉन्ग नाइट होना चाहिए, ड्राई एयर होना चाहिए, मतलब और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या नहीं क्लाउडी लेस होना चाहिए यार, ये सब मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे अपन देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द Earth's radiation. The Earth surface would have the low temperature on cloudy night. Cloud deflect the blowing wind to the ground level. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ड्यू ड्रॉप्स, कि ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं फॉर्म होता है क्लाउड नाइट में। तो क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, नहीं ऐसा नहीं। अगर क्लाउड एब्जॉर्ब ही कर लेता रेडिएशन जो अर्थ से आ रहा था तो अर्थ तो हमारा ऐसे ही कूल हो जाता ना। अर्थ एक प्रॉपर सरफेस को क्रिएट करता है जहाँ पे कूलिंग होता। अगर ऐसा होता तो कूलिंग होता तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि अगर क्लाउडी नाइट हो या नहीं हो, अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता, बिल्कुल ये नहीं होगा। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ, बिल्कुल क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी अगर रेडिएशन अर्थ से रिलीज होता है तो उसको क्लाउड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। और रिफ्लेक्ट बैक करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सरफेस जो होना चाहिए वो कूल होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। द अर्थ सरफेस वुड हैव द लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स। अगर लो टेम्परेचर ही होता तो फिर तो ड्यू का फॉर्मेशन हो जाता ना, ये भी नहीं होगा। क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑन द क्लाउडी नाइट बिकॉज क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है किस चीज़ को, अर्थ के रेडिएशन को। व्हेन देयर इज अ क्लाउडी वेदर कंडीशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो रेडिएटेड बैक हो जाता है कहाँ पे, अर्थ सरफेस से, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाता है किससे, क्लाउड से। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन हाउस कंडीशन ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस इज रिलेटिवली हायर होता है। और कंडीशन जो हो जाता है वो अनफेवरेबल हो जाता है किस चीज़ के, क्लाउड्स के ड्यू ड्रॉप्स के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच, बाय।